हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगजेब। और जैसे कि आपको पता है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुतालिक मैंने बाकायदा से एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर लास्ट तक की सीरीज़ इसकी सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट किया है। तो इसमें जो मुख्तसर सी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो सेक्शन 36 से स्टार्ट होती है, क्योंकि सेक्शन 35A तक हमने बाकायदा इसको रिसर्च करके सेक्शन वाइज पढ़ा है। और समझने के बाद अब इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं सेक्शन 36 से। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट होने के बाद अब पार्ट 2 की जानिब हम बढ़ते हैं। और पार्ट 2 में एग्जीक्यूशन के मुतालिक बताया गया है। एग्जीक्यूशन मतलब अमल दरामद, जर्नल। एक आम अमल दरामद करने का या करवाने का जो तरीक़ेकार दिया गया है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 36 में दिया गया है। सेक्शन 36 एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स, जो अदालत ने आर्डर्स किए हुए हैं उनके अमल दरामद का तरीक़ेकार। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज शैल, so far as they are applicable, be deemed to apply to the execution of orders. The provisions of this section, इस कोड के जो प्रोविजंस बताए गए हैं रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, अब एग्जीक्यूशन पर जो अमल दरामद के तरीक़ेकार बताए गए हैं वो सारे अप्लाई होंगे, अमल में आएंगे। सो फार एज दे आर एप्लीकेबल, अगर वो अमल दरामद के काबिल हैं। बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, जो ऑर्डर किए दिए गए हैं कोर्ट की जानिब से वो बाकायदा अमल दरामद करवाए जाएंगे या अमल दरामद किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। और इस एग्जीक्यूशन को समझने के बाद अब जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 37। सेक्शन 37 में बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री, जिस अदालत ने डिक्री पास की है उसकी डेफिनेशन, उसका मकसद, उसका मफहूम क्या होगा। द एक्सप्रेशन कोड विच पास्ड अ डिक्री आर वर्ड्स टू दैट इफेक्ट शैल इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज unless there is anything repugnant in the subject or context be deemed to include the expression code। मतलब जब अदालत के माना हम समझेंगे विच पास्ड अ डिक्री, जिसने डिक्री पास किए, आर वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, अगर कोई अल्फाज इस तरह से कहे अदालत की जानिब से, शल इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, अगर एग्जीक्यूशन की जानिब अमल दरामद के लिए जो डिक्रीज पास की गई हैं, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, जब तक कि उसके कोई चीज़ मुखालफत में नहीं आती, इन दी सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, जो इसका मकसद है या फिर इसके कंटेक्स्ट में, बी डीम्ड टू इंक्लूड, वो इस तरह से होंगे। ए वेयर द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड हैज़ बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अगर कोई डिक्री पास की गई है अमल दरामद के लिए और उसकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन में भी, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जो सबसे पहले अदालत में केस दाखिल किया गया था, डिक्री पास की गई थी, एंड वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट आर टू हैव jurisdiction to execute it, the court which, if the suit wherein the decree was passed was instituted at the time of making the application for the execution of the decree, would have jurisdiction to try such suit। अगर अदालत, पहली अदालत जहां पर केस दाखिल किया गया और डिक्री जारी की गई है, उसके बाद अगर वो अमल दरामद में नहीं रहती तो जिस अदालत में केस दाखिल किया गया है, एप्लीकेशन की गई है, वही इसकी एग्जीक्यूशन करवाने की जिम्मेदार होगी। तो बढ़ते हैं सेक्शन 38 की जानिब। सेक्शन 38, कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड, कौन सी अदालत या जो जिस अदालत ने डिक्री पास की है अमल दरामद करवाएगी। ए डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड, एक डिक्री अमल दरामद करवाई जाएगी आइदर बाय कोर्ट विच पास्ड इट, या तो जिस अदालत ने डिक्री पास की है, आर बाय द कोर्ट टू विच इट वाज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, या फिर जिस अदालत को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा गया है, अमल दरामद के लिए डिक्री भेजी गई है, वो उस पर अमल दरामद करवाएगी। अब मिसाल के तौर पर एक अदालत ने फैसला सुनाया है तो वही अदालत उस पर अमल दरामद करवाएगी, एप्लीकेशन दी जाएगी एग्जीक्यूशन की, या फिर जिस अदालत के पास डिक्री ट्रांसफ़र की गई है। मिसाल के तौर पर एक सिविल जज ने एक डिग्री पास की है
और उस पर अमल दरामद के लिए दूसरी कोर्ट को एप्लीकेशन दी गई है, या फिर जिस अदालत ने डिक्री पास की उसकी कोई जुडिशल मैजिस्ट्रेट या फिर जो सिविल जज हैं, कम सिविल जज छुट्टियों पर हैं, या फिर वैकेंट अदालत, तो दूसरी अदालत को एप्लीकेशन दी जा सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन के ज़रिए कि उस पर अमल दरामद करवाया जाए। बढ़ते हैं आगे। और सेक्शन 39 ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री, डिक्री की मुंतकली। द कोर्ट विच पास्ड डिक्री में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर, जिस अदालत ने डिक्री पास की है वो डिक्री होल्डर के बिहाफ पर जानिब एप्लीकेशन देने की जानिब से सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू एन अदर कोर्ट, दूसरी अदालत को मुंतकिल कर सकती है। इफ़ द पर्सन अगेंस्ट होम द डिक्री इज पास्ड एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ सच अदर कोर्ट, के अदर जिस अदालत ने डिक्री पास की है और जो जिसके खिलाफ डिक्री पास की गई है उसका बिजनेस, उसकी रिहाइश दूसरी जगह पर है, तो दूसरी अदालत में जहां पर उसकी रिहाइश है डिक्री मुंतकिल की जा सकती है या करवाई जा सकती है एप्लीकेशन देने के बाद। इफ़ सच पर्सन हैज़ नो प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री sufficient to satisfy such decree and his property within the local limits of the jurisdiction of such other court, अगर उस अदालत ने जहां पर केस दाखिल किया गया हो डिक्री पास की हो उसके पास उसको मुतमईन नहीं किया जाता कि उसकी अदालत में उसकी प्रॉपर्टी है जिसके खिलाफ केस दाखिल किया गया हो, तो उस अदालत को फिर डिक्री मुंतकिल होगी। सी इफ द डिक्री डायरेक्ट्स द सेल और डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पार्ट स्टेट अदर, अगर किसी अदालत ने जिसमें केस दाखिल किया गया हो डिक्री जारी की है सेल बेचने, डिलीवरी, मुंतकली ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि उस अदालत की हुदूद में वाक़ नहीं है, या फिर इफ द कोर्ट विच पास्ड द डिक्री कंसीडर्स फॉर एनी अदर रीज़न, जिस अदालत ने डिक्री पास की है और वो समझती है विच इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग, जो कि वो लिखत में बयान करेगी, दैट द डिक्री शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय सच अदर कोर्ट, दूसरी कोर्ट की जानिब से उस पर अमल दरामद करवाया जाना चाहिए। द कोर्ट विच पास्ड द डिक्री में ऑफ इट्स ओन मोशन, जिस अदालत ने डिक्री पास की है वो खुद से भी सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो अपने आप ही एक्शन लेते हुए हरकत में आते हुए अमल दरामद के लिए डिक्री भेज सकती है अपनी मातहत अदालत को, जो कि डिक्री पर अमल दरामद करवा सकती है। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसफ़र एक एप्लीकेशन दी जाती है केस मुंतकली के लिए, उसी तरह अगर आपको डिक्री ट्रांसफ़र करवानी हो तो आप सेक्शन 39 के तहत एक एप्लीकेशन देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री की। अगर आप समझते हैं कि आपके जो डिफेंडेंट है उसकी प्रॉपर्टी लाड़काना में मौजूद है या फिर उसकी प्रॉपर्टी सखर में है और आपकी अदालत हैदराबाद वाली ने फैसला दिया है, तो आप उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं 39 की एप्लीकेशन, जिसके ज़रिए डिक्री ट्रांसफ़र की जाएगी लाड़काना सखर या जिस जगह पर आप समझते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी है या उस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे और सेक्शन 40 को समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 40 ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन एन अदर प्रोविंस, अगर एक अदालत ने डिक्री जारी की है तो दूसरे सूबे की अदालत को डिक्री ट्रांसफ़र करने का तरीक़ेकार। वेयर डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, एक डिक्री अमल दरामद के लिए भेजी गई है इन एन अदर प्रोविंस, दूसरे सूबे में, इट शैल बी सेंट टू सच अदर कोर्ट, वो मुंतकिल की जाएगी दूसरी अदालत को, एंड एग्जीक्यूटेड, उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा, इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, इस तरह से जिस तरह से उसूल उसके वाजे किए गए हैं, इन फोर्स इन दैट प्रोविंस,
जिस तरह से वो समझा जाएगा कि उसी सूबे में अमल दरामद के लिए डिक्री पास की गई है। सेक्शन 41 रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स टू बी सर्टिफाइड। अमल दरामद के जो नताइज हैं वो बाकायदा सर्टिफाइड होंगे। द कोर्ट विच अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, अगर अदालत को अमल दरामद के लिए डिक्री भेजी गई है, शल सर्टिफाई टू द कोर्ट, अदालत की जानिब से सर्टिफाइड किया जाएगा, विच पास इट, जिसने पास की है डिक्री, द फैक्ट ऑफ सच एग्जीक्यूशन, उस अमल दरामद के जो हकायक हैं, आर वेयर द फॉर्मर कोर्ट फेल्स टू एग्जीक्यूट, अगर पिछली अदालत ने उस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है, द सर्कमस्टेंसेस अटेंडिंग सच फेल्यूर, उस पर जो फेल्यूर हुई है वो बाकायदा से अटेंड किए जाएंगे, मतलब उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। सेक्शन 42 पावर ऑफ कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री। अब इस सेक्शन के तहत हम अदालत के अख्तियारात बेस में लाते हैं, जिसके ज़रिए अदालत को आया इख्तियार होता है कि वो या फिर कौन से अख्तियारात होते हैं कि डिक्री पर अमल दरामद करवा सके। सेक्शन 42 एक इंतहाई अहम सेक्शन है, जिसको समझने की इसलिए भी ज़रूरत है कि अगर आप सिविल केस चलाते हैं तो आपको इस सेक्शन को कभी ना कभी इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत पड़ सकती है। द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग ए डिक्री, अगर किसी अदालत ने अमल दरामद करवाना हो डिक्री पर, शल टू इट सेंड टू इट शल हैव द सेम पावर्स, अगर उसको मुंतकिल किए गए ये अमल दरामद के लिए डिक्री, उसके अख्तियारात वैसे ही होंगे इन एग्जीक्यूटिंग अमल दरामद में, सच डिक्री इज इफ इट हैड बीन पास्ड बाय इटसेल्फ, मानो उसने खुद ही डिक्री पास की हो। ऑल पर्सन्स डिसोबेइंग, जो भी उसकी नाफरमानी करेगा, आर ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर उसमें परेशानियां खड़ी कर रहा है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री शल बी पनिशेबल बाय सच कोर्ट, उस पर अगर अमल दरामद में मुश्किलात पैदा की जा रही हैं तो उस पर पनिशेबल सज़ा दी जाएगी उस अदालत की जानिब से, इन द सेम मैनर एज इफ इट हैड पास्ड द डिक्री, इस तरह से ही जिस तरह से उसने खुद डिक्री पास की हो। एंड इट्स ऑर्डर इन एग्जीक्यूटिंग सच डिक्री, और उस पर अमल दरामद के जो तरीक़ेकार है, ऑर्डर हैं, शल बी सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स, उसी तरह के ही रूल्स कंसीडर किए जाएंगे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के लिए। इन रेस्पेक्ट ऑफ अपील में भी, एज इफ द डिक्री हैड बीन पास्ड बाय इटसेल्फ, मानो उसने खुद डिक्री पास की है, चाहे वो अदालत हो जिसने डिक्री पास की है या फिर जिस अदालत में अपील दाखिल की गई है, वो अमल दरामद इस तरह से ही करवाएगी जिस तरह उसने समझा जाएगा कि खुद ही डिक्री पास की हो। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2, विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री शल सेंड टू इट शल हैव द फॉलोइंग पावर्स, नेमली, अदालत को इस तरह के अख्तियारात होंगे जो नीचे बयान किए गए हैं। पावर अंडर सेक्शन 39 टू ट्रांसफर द डिक्री टू एन अदर कोर्ट, 39 सेक्शन के तहत वो खुद से भी डिक्री मुंतकिल कर सकती है अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है। पावर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 टू परमिट एग्जीक्यूशन टू प्रोसीड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज जजमेंट डेप्टर, सेक्शन 50 के तहत अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव वारसान के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद करवाया जाता है तो उस सूरत में भी उसके अख्तियारात होंगे। सी, पावर अंडर सेक्शन 152 टू करेक्ट क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर्स, अदालत के अख्तियारात होंगे 152 सेक्शन के तहत क्लरिकल या अर्थमेटिकल एरर्स, अगर कोई गलती की गई है या फिर गलती हुई है तो उसको करेक्ट करने के भी अख्तियारात होंगे। डी, पावर अंडर रूल 16 ऑफ ऑर्डर 21 टू रिकॉग्नाइज द असाइनमेंट ऑफ अ डिक्री,
डिक्री की असाइनमेंट जो उसका मकसद है उसको समझने के अख्तियारात भी अदालत को दिए गए हैं कि मिसाल के तौर पर अगर उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह की डिक्री पास की गई है तो अदालत को ये अख्तियार आते हैं कि वो अपने तरीक़ेकार से भी उसको रिकॉग्नाइज समझकर या फिर उसको जो सौंपी गई है सौंपने की जो हालत है वो समझने के बाद उस पर अमल दरामद करवा सकती है। ये अदालत के अख्तियारात हैं सेक्शन 42 में बयान किए गए। सब सेक्शन E2 के ई में बताया गया है कि पावर अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 50 ऑफ ऑर्डर 21 टू ग्रांट लीव टू अ डिग्री होल्डर टू प्रोसीड अगेंस्ट अ डिग्री पर्सन नॉट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर इन अ फर्म इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। Power under clause B of sub rule 1 of rule 53 of order 21 to give notice of attachment of decree passed by another court। अदालत की जानिब से नोटिस दिया जाएगा देने का अख्तियार भी है जिसमें अदालत को अटैचमेंट जब्तगी हवालगी के भी अख्तियारात हैं और उसके अलावा अगर कोई फर्म के ख़िलाफ़ एग्जीक्यूशन की जा रही है तो उसमें कोई पार्टनर नहीं भी है तो उसको पार्टनर तस्वुर करके उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग की जाएगी एग्जीक्यूशन की अमल दरामद की। पढ़ते हैं आगे सेक्शन 43 की जानिब। सेक्शन 43 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड बाय ब्रिटिश कोर्ट इन प्लेसेस टू विच दिस पार्ट डज नॉट एक्सटेंड और इन फॉरेन टेरिटरी। जो अगर किसी ब्रिटिश अदालत की जानिब से फैसला दिया गया है डिक्री पास की गई है या फिर फॉरेन गैर मुल्की अदालत ने जिस पर सीपीसी का ये हिस्सा नहीं लगता मतलब सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होती तो उस सूरत में डिक्री पर एग्जीक्यूशन का अमल दरामद का तरीक़ेकार सेक्शन 43 में बताया गया है कि एनी डिक्री पास्ड बाय अ सिविल कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन एरिया इन पाकिस्तान, किसी अदालत ने जो कि पाकिस्तान में मौजूद है फैसला दिया है डिक्री पास की है to which the provisions relating to execution do not extend, जिसमें के अमल दरामद के अख्तियारात नहीं हैं या बताए नहीं किए गए। मे इफ इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, अगर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, अदालत की जानिब से बाय विच इट वाज पास्ड, जिसने फैसला दिया या डिक्री पास की, be executed in manner herein provided within the jurisdiction of any court in Pakistan, उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा जो कि अगर बयान किया गया है जिस तरह से किसी भी अदालत की जानिब से पाकिस्तान में। अब आप इसका टाइटल समझें कि ब्रिटिश कोर्ट की जानिब से कोई डिक्री पास किए जाने का तरीक़ेकार की सूरत में अमल दरामद और या इन फॉरेन टेरिटरी गैर मुल्की हदूद में। अब आप इसका टाइटल देखें और नीचे इसकी डेफिनेशन देखें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारे सियासतदान हैं या जो कानूनदान हैं कानून साज हैं जो कानून साज असेंबलियों में बैठे हुए हैं, मुझे उन पर अफसोस हो रहा है कि इस वीडियो के ज़रिए मुझे ये अल्फाज कहने पर मजबूरन ये कहने पड़ रहे हैं कि उनकी जानिब से सेक्शन 43 या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को आज तक देखा नहीं गया। बस उनको अपने केसेस ख़त्म करने, करप्शन को इजाज़त देने या इस तरह के मामलात नाजायज़ अख्तियारात इस्तेमाल करके अपने फ़वाइद हासिल करने के सिवा को और कोई भी काम नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये एक सेक्शन 43 जो इसका टाइटल है वो क्या कुछ और है और जो डेफिनेशन नीचे दी गई है वो कुछ और है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि इसको आला फोरम पर अदालतों या किसी और कानून साज असेंबलियों में अपने खतूत लिख कर इसको रेज़ करूँ, बाकायदा से ये क्वेश्चन रेज़ करूँ कि ये आप इसको करेक्शन करें या फिर इसको जो तरीक़ेकार है एक अमेंडमेंट का, उस अमेंडमेंट के ज़रिए इसमें बाकायदा इस्लाहत लाएं। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेक्शन 44 के तहत जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड बाय कोर्ट्स ऑफ असेडिंग स्टेट्स। अब ये एक ओमिट मतलब ख़त्म किया गया है सेक्शन 44 और उसके बाद इसमें ऐड किया गया है सेक्शन 44A।
सेक्शन 44A में आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय इन कोर्ट्स इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब बरतानिया में अगर कोई मुत्तहिदा जो बादशाहत की जो रियासतें हैं, बरतानिया जिसे कह सकते हैं, ब्रिटिश की सरजमीन पर जिन अदालतों ने फैसले पास किए गए उन पर अमल दरामद का तरीक़ेकार एंड अदर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी या फिर उसके साथ मिलती जुलती टेरिटरी हदूद की जानिब से अगर कोई डिक्री पास की गई है तो उस पर अमल दरामद का तरीक़ेकार। 1. Where a certified copy of a decree of the superior courts of the United Kingdom or any reciprocating territory has been filed in a district court, the decree may be executed in Pakistan as if it had been passed by the district court. अगर बरतानिया की किसी अदालत या किसी रियासत की अदालत ने कोई फैसला डिक्री पास की है और उस पर अमल दरामद करवाने का सवाल पैदा होता है तो वो इस तरह से ही होगा जैसे पाकिस्तान की अदालत ने डिक्री पास की है और उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। 2. Together with the certified of the decree shall be filed a certificate from such superior court stating the extent, if any, to which the decree has been satisfied. अब इस सेक्शन को मैं रीड नहीं कर रहा क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा और टाइम हमारा इस वीडियो को मुख्तसर करने का फिर ज़ाया हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना चाहें या फिर अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, आप मुझसे पूछना चाहें तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं इसको आपको करेक्शन कर दूंगा और आपको रीडिंग करके आपकी रहनुमाई के लिए बाकायदा इसको ईजी कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर पॉज करके ईजीली आप रीड कर सकते हैं। और इस मुख्तसर सी वीडियो को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं सेक्शन 45 की जानिब बात करते हैं। सेक्शन 45 के मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑफ डिक्रीज इन फॉरेन टेरिटरी, ये गैर मुल्की अदालतों या हुदूद में डिक्रीज पर अमल दरामद का तरीक़ेकार जो कि ख़त्म किया गया है। सेक्शन 46 प्रिसेप्ट्स क्या होते हैं इस पर बाकायदा से अगली वीडियो में हम बात करेंगे और इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और इसको जारी रखेंगे हम सेक्शन 46 से। इसी सेक्शन से हम इसको जारी रखेंगे वीडियो को। और जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 45 तक इस वीडियो में हमने बात की है। अगली वीडियो में सेक्शन 46 से बात करेंगे और फिर इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और जो इंशाल्लाह इसके सेक्शन 151 है उन पर पूरे तरीके से रिसर्च करने के बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप अगर मेरी मुकम्मल वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल और उसके अलावा फेसबुक चैनल डॉक्टर इनाफ लॉ पर मौजूद है जिनको आप बाकायदा इजीली रीड कर सकते हैं और वीडियो के ज़रिए समझ सकते हैं। आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त होगी कि इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके, क्योंकि मेरे इन वीडियोस रिकॉर्ड करने का मकसद सबकी रहनुमाई करना और अगर आप स्टूडेंट हैं या साइल हैं तो आपकी रहनुमाई हो सके इन मेरी वीडियोस के ज़रिए। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोस में। और आपके लिए एक पैगाम कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन मैं इस बात को इस तरह से जुटलाना चाहूँगा कि पाकिस्तान या फिर पूरी दुनिया में इंसाफ उसी को मिलता है जो इंसाफ का तलबगार होता है, उसके लिए जतन करता है, इंसाफ के लिए लड़ता मरता है, वरना फिर इंसाफ नहीं मिलता। जो भी इस वक्त दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका बुनियादी इंसाफ पर है और उनके लोगों ने बाकायदा इंसाफ के उसूल को एक आसान सा तरीक़ेकार के मुताबिक बना दिया है ताकि इंसाफ सबके लिए। हमें भी बहैसियत कौम इक़दाम उठाने पड़ेंगे। अपने सियासतदानों को, अपने कानून साज़ों को बाकायदा से पूछना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि इंसाफ की फराहमी को आसान करने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। ये सवाल हमें हमारी आला अदालतों से भी पूछना पड़ेगा
हमें इस ज़मरे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मुकम्मल इजाज़त है। ये कतई गलत है कि अगर हम अदालतों से, अगर हम अपने जो कर्ता धर्ता हैं, इस्टेब्लिशमेंट, अदालतें, इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान, कानून साज या जो कोई भी हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। हमें कानून, आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए कि हम उनसे सवाल करें। अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अब मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।